धर्मपाल का परिवार एक मध्यम वर्ग का परिवार था। बड़ी बेटी शालिनी की शादी भी एक मध्यम वर्ग के परिवार में हो रखी थी। शालिनी से छोटी उसकी दो जुड़वा बहनें थीं जिनकी शादी की चिंता धर्मपाल को सताए जा रही थी कि तभी शालिनी की सास और शालिनी एक दिन धर्मपाल के घर आते हैं। भाई साहब, मैं आज आपके पास आपकी दोनों बेटियों का हाथ मांगने के लिए आई हूँ। शालिनी 2 साल से मेरे घर में है। इतनी शांति, इतना सुख और इतना परिवार की देखभाल करने वाली लड़की है कि मैं बता ही नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि अपने दोनों छोटे बेटों रोहित और मोहित के लिए आपकी बेटी सोनिया और मोनिया का हाथ मांग लूं। उम्मीद करती हूँ आप मुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। बहन जी, शालिनी की तारीफ करके आपने मेरा मान बढ़ा दिया। हम घर परिवार में बात कर लें, फिर आपको इसका जवाब देंगे। ठीक है बाबा, आप सोच विचार कर जवाब देना। लेकिन मैं सच कहती हूँ, अगर हम तीनों बहनें एक घर में आ जाएंगी तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। शालिनी अपने सास के साथ वापस चली जाती है। तब धर्मपाल अपनी पत्नी से इस बारे में बातचीत करता है। देखो, शालिनी के ससुराल वालों को हम 2 साल से जानते हैं। अच्छा परिवार है, आज तक कभी शालिनी के ऊपर आवाज तक नहीं उठाई है। और हम तो अपनी बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढ ही रहे हैं। तीनों बहनें एक घर में ही रहेंगी, हमें भी शांति रहेगी। परिवार में विचार विमर्श हो गया था कि रोहित और मोहित के लिए सोनिया और मोनिया के रिश्ते की हाँ कर दी जाएगी और फिर धूमधाम से उन दोनों बहनों की शादी हो जाती है। एक दिन मोहित जब घर आता है। महेश भैया, एक खुशखबरी है। मैंने आपको बताया था ना कि रोहित और मैं एक कंपनी में नौकरी करने के लिए अप्लाई किया है। वहां से कॉल लेटर आ गया है। अगले हफ्ते हम लोगों को जाना होगा। अरे वही, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये खुशखबरी तुमने माँ को दी? हाँ भैया, माँ को भी देनी है, पर माँ भी घर पर नहीं है, वो मंदिर गई है। आते ही माँ को ये खुशखबरी दे दूंगा और उनसे आशीर्वाद भी लूंगा। तब तक रोहित भी आ जाता है। मोहित उसे कॉल लेटर वाली बात बता देता है। दोनों भाई बहुत खुश थे। जब उनकी माँ आती है तो वो भी बहुत खुश होती हैं और उन लोगों को तैयारी करने के लिए कहती है कि तभी, रोहित, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी? अभी नहीं सोनिया, कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें वहां बुला लूंगा। अभी हम लोगों को वहां पर जॉब भी देखनी है और कोई घर भी तलाश करना है। ठीक है, तुम वहां पर घर देख लो, पर मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं साफ साफ कह रही हूं, अगर तुम शहर में रहोगे तो मैं भी शहर में रहूंगी। और उधर मोनिया मोहित से, मैं कह रही हूं कि मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। बस थोड़े दिनों की बात है, पहले वहां घर देख लेते हैं, फिर बुला लूंगा। रोहित और मोहित अपने काम के लिए चले जाते हैं। दोनों बहनें आपस में बात कर प्लानिंग करती हैं कि वो दोनों भी वहीं रहेंगी। इस गांव में तो कुछ भी नहीं रखा। अच्छा, तो तुम दोनों ने प्लानिंग भी कर ली और अपनी बड़ी बहन के बारे में कुछ सोचा ही नहीं? क्यों जाना है? हर हफ्ते वो लोग यहाँ जाया करेंगे। तुम यहीं पर ही रहो, हम तीनों बहनें मिलकर घर संभालेंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ गांव में नहीं रहूंगी। ऐसा तरक्की का मौका बार बार नहीं मिलता। वो दोनों वहां पर कोई फ्लैट ले लेंगे और हम दोनों भी वहां पर जाकर रहेंगी। हमें नहीं रहना यहाँ पर। हाँ दीदी, हमें नहीं रहना यहाँ पर। यहाँ पर रखा ही क्या है? खेती बाड़ी, भैंसों को देखो, गायों को देखो, फिर सारे घर का काम देखो। अरे, ये क्या? मोहित और रोहित की जॉब लगने के बाद तुम दोनों के तो सुर ही बदल गए। मैं भी तो 2 साल से यहीं पर हूं और तुम दोनों तो जानती हो इस समय मुझे तुम दोनों की कितनी जरूरत है। तुम्हें पता है ना कि मैं गर्भवती भी हूं। ये तो बहुत खुशी की बात है दीदी, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं रहेंगी। माँ जी है ना आपका ख्याल रखने के लिए। तभी तीनों बहनों की बातें सास भी सुन लेती है। वहां जाकर वो गुस्से में बोलती हैं, मैं तो सोच रही थी कि दोनों बहनों को ब्याह कर ले आऊंगी तो घर में तीनों बहनें आराम से खुशी से रहेंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों अपनी गर्भवती बहन को छोड़कर शहर जाना चाहती हो। जाओ, तुम्हें जहां जाना है। शालिनी की देखभाल के लिए मैं बहुत हूं। सास की बात सुनकर दोनों बहनें चुप हो जाती हैं। 3 महीने बाद दोनों भाई वहां पर एक 3 कमरों का फ्लैट ले लेते हैं और अपनी पत्नियों को भी बुला लेते हैं। इस तरह शालिनी महेश के साथ गांव में ही रह जाती है और सोनिया मोनिया शहर आ जाती हैं। भगवान ने बचा लिया, वरना सारी जिंदगी उस गांव में ही निकल जाती। देखो तो मोनिया, ये फ्लैट कितना सुंदर है और बाहर का नजारा कितना प्यारा है। अब हमें भी शहरी रंग ढंग में रंग जाना चाहिए। कल हम पूरे घर को बहुत सुंदर सजा देंगे और मैं सोच रही हूँ कि ब्यूटी पार्लर जाकर हम दोनों अपना मेकओवर भी करवा ले। कसम से, मैं भी यही सोच रही थी। मैंने देखा है यहाँ के आसपास औरतें कितनी सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं, और तो और उनकी त्वचा कितनी चमक रही थी। और बाल देखो, उन्होंने कैसे कलर कर रखे थे, जैसे हम टीवी में देखते थे। बस मैंने तो सोच लिया है, कल पार्लर जाकर अपनी काया पलट करवा लूंगी। तभी रोहित और मोहित भी आ जाते हैं। सोनिया और मोनिया अपनी बात उन्हें भी बता देती हैं। ये लो भाई, 2 दिन तुम्हें शहर आए हुए नहीं हुए,
तुम पर भी शहर का रंग चढ़ गया। तुम दोनों ऐसे ही अच्छी लगती हो, दिखावे में क्यों आ रही हो? इसमें दिखावा क्या है? जैसा देश वैसा भेष। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कल पैसे दे देना, मुझे पार्लर जाना है। शहर आने का मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा सिर्फ दिखावे पर खर्च कर दो। कुछ पैसे हमें गांव में भी भेजने हैं। वो भला क्यों? ये मत भूलो कि महेश भैया सारी जमीन का पैसा अपने पास रखेंगे और तुम भी उन्हें पैसे दे दोगे। इस तरह तो महेश भैया और शालिनी अमीर हो जाएंगे और हम लोग गरीब। और क्या हम सारी जिंदगी इस तरह किराए के फ्लैट में रहेंगे? मेरी बात मानो तो घर जाओ और अपने हिस्से की जमीन बेच दो, और यहाँ हम लोग मिलकर एक घर खरीद लेते हैं। फिर जितनी सैलरी आएगी वो सारी हमारी अपनी होगी, किराए में नहीं देनी होगी। रोहित और मोहित को बात सही लगती है, लेकिन वो अपने भाई से ये कहने में डरते हैं। कुछ दिनों बाद जब मोनिया और सोनिया पीछे पड़ जाती हैं तो वो लोग गांव आते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। शहर जाकर दिमाग में चर्बी चढ़ गई है क्या? तुम लोग भूल गए हो, पहले तो तुम कहते थे कि हम हमेशा साथ रहेंगे और अब हिस्सा मांगने आ गए। तो क्या हुआ भैया? अपना ही तो हिस्सा मांग रहे हैं। आपके हिस्से में हमारी कोई नजर नहीं है और हम ठान कर आए हैं कि हम अपना हिस्सा भेज देंगे। ये जबान तुम दोनों की नहीं है, जरूर तुम्हारी पत्नियों ने तुम्हें सिखाकर भेजा है। सच कहा है किसी ने, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। शालिनी जैसी नहीं निकली दोनों बहनें। महेश बेटा, अब अगर ये बात उठ गई है तो ये कभी नहीं दबने वाली है। तुम इन दोनों को इनका हिस्सा दो और यहां से चलता करो। सुनो जी, ये हमारे दादा बाबा की जमीन है, इस तरह किसी और को क्यों बेचे? रोहित भैया, मोहित भैया, हमें थोड़ा समय दो। ये जमीन हम अपने पास रखना चाहते हैं। हम पैसों का इंतजाम कर आपको पैसे दे देंगे। पर शालिनी, इतने पैसे हम लाएंगे कहाँ से? मुझ पर भरोसा रखो, लेकिन जमीन मत बांटो। रोहित और मोहित को तो पैसे चाहिए, जमीन हम रखे या कोई और उनसे खरीद ले। रोहित मोहित वापस आ जाते हैं। उधर शालिनी अपने सारे गहने महेश को बेचने के लिए दे देती है। गहने तो बाद में भी बन जाएंगे, लेकिन बाप दादा की जमीन बाद में हाथ नहीं आती। लेकिन ये बहुत कम पैसे होंगे शालिनी, जमीन का रेट बहुत है। मेरे भी गहने ले लो। शालिनी सही कह रही है, बाप दादा की जमीन ऐसे बेचने के लिए नहीं होती, और वो भी लालची औलाद के लिए। आप एक काम करो, यहाँ के सरपंच से बात करो और उसे जितना पैसा जमीन का बनता है वो ब्याज पर लेकर दोनों भाइयों को पैसा दे दो। हम कुछ ही दिनों में सरपंच का पैसा लौटा देंगे। इतना आसान नहीं है शालिनी, सरपंच का पैसा भी देना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास 2 भैंस और 1 गाय है, और दोनों भैंस अभी फिर से दूध देने लगेंगी। हम लोग दूध का व्यापार करेंगे और 2-4 काम साथ में शुरू करेंगे। मेरी बात मानो, सब हो जाएगा। बस अब वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। जैसे तैसे करके महेश रोहित और मोहित को जमीन का पैसा दे देता है। वो लोग एक फ्लैट खरीद लेते हैं। उन लोगों के तो दिन अब बिल्कुल शहरी तौर तरीकों से बीतने लगे थे। वो जब ऑफिस से वापस आते तो दोनों बहनें अपने हस्बैंड के साथ बाहर घूमने चली जाती। अधिकतर खाना वो लोग बाहर ही खाते, और वो ऐसी लाइफ को जीने के लिए इतना कमाते हैं कि वो मौज मस्ती कर सकते हैं। देखते ही देखते 3 साल निकल जाते हैं। शालिनी का बेटा भी 3 साल का हो गया था। शालिनी ने अपनी भैंसों से दूध का काम शुरू किया था। वो दूध, मट्ठा, घी सब बेचने लगी थी। धीरे धीरे उसने उन पैसों से एक और भैंस खरीद ली, और उधर महेश ने भी खेतीबाड़ी का थोड़ा सा और संभाल लिया। अब वो मौसमी सब्जियां लगाने लगा जो अच्छे दामों पर बिक जाती थी, जिससे जमींदार का पैसा भी जा रहा था। अब बस थोड़ा सा ही पैसा कर्ज का बचा हुआ था। एक दिन बहुत बुरा हो गया सोनिया। हमारी कंपनी के कुछ कर्मी ने खराब प्रोडक्ट तैयार किया और उसे मार्केट में निकाल दिया, जिस वजह से कंपनी के साहब को बड़ी ठेस पहुंची है। शेयर भी नीचे गिर गए हैं। यहां तक कि कंपनी पर किसी को भरोसा भी नहीं रहा है और मालिक ने हमें ये नोटिस देकर निकाल दिया। क्या सचमुच में ऐसा हुआ है मोहित? रोहित भैया सच कह रहे हैं? हाँ, ऐसा ही हुआ है। अब हमें कोई और काम तलाश करना होगा। पर परेशानी ये है कि जिस डिपार्टमेंट की वजह से ये सब कुछ हुआ है, उसी डिपार्टमेंट में हम भी काम करते थे। अब नौकरी मिलना भी मुश्किल होगा। कोई हम पर यकीन नहीं करेगा। वो चारों बहुत टेंशन में आ जाते हैं। और उधर गांव में महेश लिए गए पैसों की आखिरी किश्त जमींदार को देकर बहुत खुश था। आज उसका कर्ज उतर गया था। उधर दोनों भाई गरीब हुए और इधर उनका भाई महेश अमीर हो गया। एक दिन किसी ने शालिनी की सास को रोहित और मोहित के बारे में बता दिया। वो घर आकर रोने लगी। माँ, तू क्यों परेशान होती है? वो मेरे भाई हैं। मैं उन्हें कुएं में गिरता नहीं देख सकता। मैं कल ही शहर जाकर उन दोनों से बात करता हूँ। अगले दिन ही महेश शहर आ जाता है और रोहित और मोहित उसे देखकर रोने लगते हैं। इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। तुम दोनों या तो यहीं पर ही कोई काम शुरू करो, वरना मेरे साथ गांव चलो। मेरे भाई, गांव अब बदल चुका है। हम लोग भी तो वहां पर काम करते हैं और हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। हाँ हाँ, महेश भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम अपनी जमीन को छोड़कर यहाँ आ गए। हम घर जाकर माँ और बहन के पैर पकड़ लेंगे। अचानक से ही सोनिया और मोनिया को गांव जाने का जुनून चढ़ गया। रोहित और मोहित भी अपना फ्लैट बेचकर महेश के साथ गांव आ गए। माँ जी, दीदी, हमें माफ कर दो।
शहर की चकाचौंध में वहां लेकर तो चली गई, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए, और अब ऐसी गलती जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। ये की ना तुम दोनों ने पते की बात। मन में कोई मैल मत रखो और अपना घर समझकर इसको संभालो। इस तरह दोनों अमीर बहनें वापस अपनी गरीब बहन के पास आ जाती हैं, जो अपनी सूझबूझ से अब उन दोनों से भी अमीर हो चुकी थी। गरीब घड़े बनाने वाला। सुंदर बीजापुर नाम के एक गांव में रहता था। वो बहुत गरीब था और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके साथ उसकी माँ और पिता रहते थे। सुंदर की अभी शादी नहीं हुई थी। उसके माँ बाप उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। सुंदर देखने में सुंदर था, इसलिए उसकी माँ ने उसका नाम सुंदर रखा था। सुंदर फटे पुराने कपड़े में रहता था, लेकिन फिर भी वो बहुत सुंदर दिखता था। गांव की सभी लड़कियां उसे पसंद करती थी, लेकिन उसकी गरीबी के कारण किसी भी लड़की के पिता सुंदर से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे। सुंदर गरीब था, इसलिए वो पढ़ लिख नहीं पाया था। उसकी माँ शारदा और पिता संतोष लाल सरपंच के खेतों में काम करते थे, और बदले में जो पैसे मिलते थे उसी से घर चलता था। सुंदर के दादा घड़े बनाने का काम करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद सुंदर के पिता ने ये काम बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें घड़े बनाने के काम में कुछ खास पैसे नहीं मिलते थे। एक बार की बात है, सुंदर को बहुत प्यास लगी थी और गर्मी का भी समय था। सुंदर का मन किया कि वो एकदम ठंडा पानी पिए, और यही सोचकर वो अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ उस समय खाना बना रही थी। सुंदर कहता है, अरे माँ देख तो, आज कितनी गर्मी है। गर्मी के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है। अरे बेटा, गर्मी के दिन है तो गर्मी ही लगेगी ना। जाकर वो घड़े से ठंडा पानी पी ले। सुंदर घड़े के पास जाता है और घड़े से पानी निकालता है। घड़े का पानी तो बहुत ठंडा था। उसे पीकर सुंदर को बहुत अच्छा लगा। फिर वो माँ से पूछता है, मामा ये घड़ा कहाँ से आया? आज से पहले तो मैंने इसे यहाँ पर कभी नहीं देखा, और इसका पानी भी कितना ठंडा है। अरे बेटा, ये घड़ा घर के कोने में कब से पड़ा था। गर्मी का समय आ गया है तो सोचा कि क्यों ना इसे इस्तेमाल कर लिया जाए। पर माँ इसे खरीदने के पैसे कहाँ से आए? अरे बेटा, तू भी कितने सवाल करता है। तेरे बचपन की आदत अभी तक नहीं गई। मामा बताओ ना, ये घड़ा कहाँ से आया? अरे बेटा, ये घड़ा तेरे दादाजी ने बनाया था। वो घड़ा बनाने का काम करते थे। उस जमाने में लोग घड़े का ही इस्तेमाल करते थे पानी के लिए। अच्छा, तो ये बात है। फिर कुछ देर सोचने के बाद सुंदर माँ से कहता है, मामा मैं भी दादाजी की तरह घड़े बनाने का काम करूंगा और उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। अरे मेरे बच्चे, आजकल के जमाने में कौन पीता है घड़े का पानी। नहीं माँ, मुझे तो बस घड़े ही बनाने का काम करना है। तू तो बड़ा जिद्दी है। जा कर जो करना है तुझे, पर अपने पिताजी को भी बता देना कि उनका सपूत क्या करने जा रहा है। ठीक है माँ, बता दूंगा, बस तू मुझे कुछ पैसे दे दे। सुंदर की माँ कुछ पैसे सुंदर को दे देती है। सुंदर पैसे लेकर चला जाता है और शाम को घड़े बनाने का सामान खरीद कर ले आता है। उसके पिता भी घर आ जाते हैं और कहते हैं, अरे सुंदर बेटा, ये तू क्या कर रहा है और ये सब क्या है? फिर सुंदर अपने पिता को कहता है, पिताजी मैं घड़े बनाने का काम करना चाहता हूँ। उसके पिताजी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे और कोई काम नहीं सूझा तुझे? इसमें क्या कमाएगा और क्या खाएगा? छोड़ ये सब और तू भी हमारे साथ खेतों में चल काम करने के लिए। नहीं पिताजी, मैं किसी के लिए काम नहीं करूँगा। मैं तो बस अपना खुद का ही काम करना चाहता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझ पर हुक्म चलाए। ये देखो महाराजा जी, किसी के नीचे काम नहीं करेगा। अरे बेटा, हम जैसे गरीबों को भला बड़े लोगों के नीचे ही तो काम करना पड़ेगा। आप करो पिताजी, पर मैं नहीं करने वाला। और फिर सुंदर वहां से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ कहती है, देखा तुमने सुंदर के बापू, कितना होनहार बेटा है। वो तो हमारी गरीबी से मार गई, वरना ये भी कुछ बड़ा करता। कितनी प्यारी बातें करता है मेरा बेटा। हाँ हाँ चल, अब ज्यादा खुश मत हो और मेरे लिए खाना ले आ। तेरा तो पेट तेरे बेटे की बातों से ही भर गया होगा, क्यों? और फिर वो अब खाना खाने लगते हैं। खाने में वही दाल रोटी थी। सुंदर के पिताजी कहते हैं, हम गरीबों के नसीब में तो ये बस दाल रोटी ही लिखी है भगवान ने। सोचा था बेटा हमारी गरीबी दूर करेगा, पर वो भी ना जाने ये क्या करने वाला है। खैर
जो भगवान की मर्जी। अगले दिन सुंदर घर के बाहर बैठ जाता है और घड़े बनाने का काम शुरू कर देता है और फिर कुछ दिनों में वो बहुत से घड़े बना लेता है। अब उन्हें बेचने का काम करना था। सुंदर सोचने लगा कि कहाँ से शुरू करे और कैसे वो अपने घड़े को बेचे। कुछ देर बाद वो एक बैलगाड़ी पर घड़े रखता है और उन्हें बेचने के लिए निकल जाता है। वो गांव से दूर दूसरे गांव में आ जाता है और आवाज लगाता है, घड़े ले लो, सुंदर घड़े ले लो, इनका ठंडा ठंडा पानी पियो, घड़े ले लो। लेकिन कोई उसके घड़े नहीं खरीदता। शाम हो जाती है और उसका एक भी घड़ा नहीं बिकता। वो उदास मन से घर आ जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। सुंदर का एक भी घड़ा नहीं बिका। एक दिन जब वो घर वापस आता है तो उसका उदास चेहरा देखकर उसकी माँ कहती है, क्यों बेटा, क्या हुआ? लगता है एक भी घड़ा नहीं बिका तेरा। हाँ माँ, एक भी घड़ा नहीं बिका। कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं तो कल बिक जाएगा। चल तू खाना खा ले। आज तो घर में कुछ ज्यादा खाने को है नहीं, बस सूखी रोटी ही है। सारा सामान खत्म हो गया है। तेरे पिताजी गए हैं सरपंच के पास पैसे लेने। माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि पिताजी को मेहनत करने के बाद भी पैसे मांगने जाना पड़ता है। हाँ बेटा, क्या करें, गरीबों के नसीब में मांग कर ही खाना लिखा होता है। खैर, तू खा ले और जा आराम कर। कुछ देर बाद उसके पिता आ जाते हैं। सुंदर सो चुका था। पिताजी भी उदास लग रहे थे और उन्हें देखकर शारदा पूछती है, क्यों जी, क्या हुआ? आज भी नहीं दिए क्या उस कंजूस सरपंच ने पैसे? हाँ शारदा, आज भी पैसे नहीं दिए। जरा देखो तो हम गरीबों का नसीब, अपनी मेहनत का पैसा भी नहीं मिलता समय पर। कोई बात नहीं जी, सब ठीक होगा। कल दे देगा पैसे, तुम कुछ खा लो। फिर संतोष लाल सुंदर के बारे में पूछता है, अरे आ गया तुम्हारा लाडला घड़े बेचकर, कहाँ है वो? वो तो सो चुका। अब तुम उसे मत कोसने लगना। चलो सो जाओ, कल की कल देखेंगे। अगले दिन सुंदर घड़े लेकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाता है। दोपहर हो गई थी, लेकिन उसका एक भी घड़ा नहीं बिका था। सुंदर परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक घर के ऊपर पड़ती है, जहां पर एक लड़की उस घर की दीवार पर रंगों से कुछ बना रही थी। सुंदर के देखते ही देखते उस लड़की ने उस बेकार सी दिखने वाली दीवार को बहुत ही सुंदर बना दिया था। अरे वाह, ये तो कमाल कर दिया इस लड़की ने। अगर मैं अपने घड़ों पर भी ऐसी बढ़िया सी चित्रकारी करवा लूं तो शायद मेरे घड़े भी बिकने लग जाएं। ये सोचकर सुंदर उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है, तुम तो बहुत ही अच्छी कलाकार हो। मैंने तुम्हारा हुनर देखा है। तुमने इस बेकार सी दीवार को कितना सुंदर बना दिया। क्या तुमको ये सब अच्छा लग रहा है? अच्छा? अरे ये तो बहुत ही अच्छा है। क्या तुम मेरे घड़े पर भी ऐसी चित्रकारी कर सकती हो? मैं तुमको बदले में पैसे भी दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने मेरे हुनर को पहचाना है। तुम्हारे लिए तो मैं बिना पैसे लिए भी ऐसी चित्रकारी कर दूंगी। तुम्हारे लिए बिना पैसे लिए ये काम करना थोड़ा कठिन होगा। झुमरी के लिए कुछ भी करना कठिन नहीं होता। अच्छा तो झुमरी, एक बार उधर की तरफ तो देखो। सुंदर इशारा करके झुमरी को अपनी बैलगाड़ी की तरफ दिखाता है। झुमरी जब बैलगाड़ी पर रखे हुए इतने सारे घड़े देखती है तो हंसने लगती है। इतने सारे घड़ों पर ये सब करना है? हाँ झुमरी, इन सबको ही रंग करना है, जिससे कि जो भी हमारा घड़ा ले तो उसको पता चले कि सुंदर का घड़ा है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये सब यहाँ पर छोड़ जाता हूँ और कल आकर ले जाऊंगा। ठीक है सुंदर। सुंदर वहां से चला जाता है। झुमरी उन घड़ों पर काम करना शुरू कर देती है। अगले दिन सुंदर उन घड़ों को ले जाकर बाजार में बेचता है तो लोग उसके रंग बिरंगे और तस्वीरों वाले घड़ों को देखकर आकर्षित हो रहे थे। ले लो बढ़िया रंग बिरंगे घड़े, प्यास बुझाने वाले घड़े और चित्रकारी वाले घड़े। अरे भाई, हमें कुछ घड़े खरीदने हैं। कितने का दोगे घड़ा? देखो भाई, ठीक ठीक लगा ना? अरे चाचा, जो मर्जी हो दे देना। फिर सुंदर उन्हें दाम बताता है और उन्हें घड़े के पानी के फायदे भी बताता है। उसकी बातें सुनकर वो लोग बहुत प्रभावित होते हैं। एक घड़ा मुझे भी देना, ये चित्रकारी वाला। एक घड़ा मुझे दे देना, ये रंग बिरंगा वाला। और फिर देखते ही देखते सुंदर के सारे घड़े बिक जाते हैं। सुंदर बहुत खुश होता है। वो अपनी बैलगाड़ी लेकर सीधा झुमरी के पास जाता है और उसको बताता है कि सारे घड़े बिक गए हैं। झुमरी भी बहुत खुश होती है।
वो झुमरी को उसकी मेहनत के पैसे भी दे देता है। अब तो सुंदर घड़े बनाता और झुमरी से रंग और चित्रकारी करवा कर उनको बेचने लगा। धीरे धीरे सुंदर वहां पर प्रसिद्ध होने लगा और अब उसके पास कुछ पैसे भी जमा हो गए थे। अब सुंदर के माता पिता भी बहुत खुश थे। अब सुंदर के घर पर शादी के प्रस्ताव भी आने लगे थे। बेटा सुंदर, अब शादी के लिए हाँ भी कर दे। पास वाले गांव से वो मुंशी जी भी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। माँ, ये वही मुंशी जी है ना जिन्होंने पहले गरीब होने की वजह से मुझसे शादी के लिए इनकार कर दिया था? हाँ बेटा, ये वही है। तो माँ, तू मुंशी जी से मना कर दे और सबको बता दे कि सुंदर ने अपने लिए लड़की देख ली है और वो उसी के साथ ही शादी करेगा। सुंदर अपनी माँ को झुमरी के बारे में सब बता देता है और फिर सुंदर के माता पिता झुमरी के घर जाकर उसके माता पिता से बात करके दोनों की शादी करवा देते हैं। झुमरी बहुत समझदार थी। उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया था। वो अपने सास ससुर की भी बहुत सेवा करती थी और सुंदर के काम में भी उसका हाथ बटाती थी। सुंदर भी बहुत खुश था। अब उसके घड़े भी बिकने लगे थे क्योंकि सुंदर की पत्नी झुमरी उन्हें बहुत अच्छे से सजा देती थी। झुमरी घड़ों पर सुंदर सुंदर चित्र बना देती थी जिससे कि लोग उन घड़ों की ओर आकर्षित होते और तुरंत घड़े खरीद लेते थे। सुंदर भी लोगों को घड़े के पानी के फायदे बताकर लोगों को प्रभावित कर देता था। धीरे धीरे उनका काम चल निकला। अब सुंदर शहर जाकर भी घड़े बेचने लगा था। शहर में भी कुछ लोग उसके घड़े देखकर और कुछ लोग उसकी बातें सुनकर घड़े खरीद लेते थे। अब तो सुंदर का नसीब ही बदल गया था। उसकी गरीबी भी दूर हो गई थी। उसने अपने माँ बाप के लिए पक्का मकान बना दिया था। सुंदर के माता पिता सरपंच के खेतों में काम भी नहीं करते थे। सुंदर और उसकी पत्नी पूरे मन से अपने माता पिता की सेवा करते थे। पैसे आने के बाद भी सुंदर नहीं बदला और अब भी वो अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखता था और उसकी पत्नी भी सबका ध्यान रखती थी। माँ बाप के आशीर्वाद से सुंदर अब सुंदर घड़ेवाला के नाम से मशहूर हो गया था।